हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे 9 सितंबर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश पांडे और हम आपका स्वागत करते हैं सुबह 6 बजे इन द करंट अफेयर्स एक्सप्लेन क्लासेस, जहां पर डिस्कस करते हैं हम पिछले दिन की, मतलब अगर आज की तारीख 9 है, 8 सितंबर की सारी खबरें सबसे पहले सबसे तेज़ सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। जैसे आपने वीडियो में देखा दोस्तों, कल के दिन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने मुलाकात की है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और उस मीटिंग में कई डिस्कशंस पर बातचीत की गई है। उसके अलावा दोस्तों, आज का दिन जो 9 सितंबर है, हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं G20 का समिट, जो कि आज धूमधाम शुरू होगा और मैं आपको रोज़ के दिन डेली बेसिस पर हाईलाइट्स प्रोवाइड करूंगा कि आज के दिन G20 में क्या क्या गुजरा और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आज का दिन क्योंकि G20 समिट का दिन है, तो आज बहुत सारी करंट अफेयर्स जो रहेंगी वो G20 के आसपास की, G20 से रिलेटेड ही हमारे इन सेशन में रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं होमवर्क, फिर रिविजन और फिर शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। कल हमने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, कौन सा ब्लॉक है जिसने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज जिसका नाम है सॉलिडारिटी एक्सरसाइज? उसका आंसर है आसियान। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सक्सेसफुली ट्रेन किया है सिविल सर्वेंट्स को, कौन से कंट्री के? उसका आंसर है मालदीव्स। कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया है सैफ चैंपियनशिप? इंडिया ने इसको होस्ट किया है आपका। पीसकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल्स या नेल्सोनिया फॉर्मोसा किस कंट्री पाए जाते हैं? उसका आंसर म्यांमार है। और किनको कन्फर किया गया है विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट ऋषि सुनाक? उसका आंसर है राजिंदर सिंह दत्त। उनको ये सम्मान जो है वो दोस्तों दिया गया है। अब आते हैं हमारे आज के एमसीक्यू पे। आज क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे ताकि आपका जो पिछले 3 दिन का ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन 1 है, G20 टूरिज्म और डैशबोर्ड के संबंध में, जो कि टूरिज्म पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर किया गया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट 1 एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म है जो अमलगमेट करता है कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। जो G20 का जो GOA रोड मैप है वो डेवलप किया गया अंडर दी डैशबोर्ड एंड वो इंश्योर करेगा टूरिज्म ऑलवेज रिमेन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। 2022 में G20 ने वेलकम किया 74% इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपने देशों में और 73% टूरिज्म एक्सपोर्ट्स को वर्ल्ड वाइड में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड। 1 A1, B1 and 3, C1, 2 and 3 या D1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो दोस्तों रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 3। पहला और तीसरा आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट रिलेशन इससे नहीं है। पहला तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका सही है। ये लेवल रहेगा अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, पीएससी की या फिर आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए या ऐसे एग्जाम्स की। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इनफैक्ट आईबीपीएस क्लर्क की, वहाँ नहीं आएगा। हाँ, आईबीपीएस पीओ में आ सकता है केवल एक के लेवल पे, लेकिन एसएससी में सवाल आपके नहीं आएंगे। लेकिन तैयारी हमेशा करनी चाहिए टॉप की, ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई है रिगार्डिंग इंडिया एंड भारत। जो नाम भारत है उसके रूट्स हैं वैदिक पीरियड में और इसे मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। नेम भारत जो है उसे पहली बार यूज़ किया गया था मौर्य एम्पायर में। वान सांग जो है उन्होंने रेफर किया है कंट्री को, हमारे देश को, एज भारत। मार्को पोलो ने पहली बार जो वर्ड इंडिया है वो भारत के लिए दिया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4? आंसर यहाँ पर रहेगा ओनली 3। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो इसका मेंशन, इसका जो उल्लेख है वो किया गया है महाभारत में, जहाँ पर भारत शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया भारत के राजा के रूप में, जो कि पूर्वज थे ऑफ कौरवास एंड पांडवास, उनके नाम पे वो जिक्र किया गया है। ठीक है, बाकी मौर्य एम्पायर में भारत का नाम का जिक्र मेंशन नहीं था। WHO का अभी हाल ही में ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ है। इस पर मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप माइंड मैप्स को कॉपी कर रहे हैं या PDFs के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर आ रहे होंगे, बिकॉज वहीं पर सब मिलता है। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट बाली में, इंडोनेशिया में हुआ था। समिट का एम है टू यूनाइट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स एंड अदर्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एविडेंस, इनोवेशन इन हाउ ट्रेडिशनल मेडिसिन कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नीदर 1 and 2? आंसर यहाँ रहेगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, वो स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर है वो सही है। जो लिखा हुआ है, ये समिट यूनाइट करता है मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, एकेडमिक्स को, अदर्स को टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एविडेंस एंड इनोवेशन इन हाउ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुड बी डन
पहले जो आपका सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आंसर रहेगा आपका, मैं ज़रा यहाँ पर आपके लिए करेक्शन कर दूँ तो पहला जो स्टेटमेंट का आपका आंसर रहेगा, दैट पर्टिकुलर आंसर गाइस, इट्स नॉट इंडोनेशिया, इन फैक्ट इट इज़ इंडिया। उसका जो आंसर है वो आपका इंडिया रहेगा। और इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में गांधीनगर में इसको शुरू किया गया था, जहाँ पर डिक्लेरेशन था उसका नाम रखा गया था द गुजरात डिक्लेरेशन। तो वो नाम भी आप ज़रा याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करें लेवल अच्छा लग रहा होगा। नया चैनल हमारा, बस हम आपसे यही चाहते हैं इसको स्प्रेड करें मैसेज को, कि ऐसा सेशन भी आता है जहां पर सब कुछ कवर करते हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव पे। विथ रेफरेंस टू G20, इनमें से स्टेटमेंट्स को पढ़िए। स्टेटमेंट 1 है, शेरपा ट्रैक G20 का एक अनऑफिशियल ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक G20 को हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या फिर नीदर 1 and 2। मैंने कल बताया आपको स्टैटिक जीके में, आपको लगता है सर क्यों बताते हैं स्टैटिक जीके, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैंने इसका जिक्र किया है। आंसर यहाँ पर है आपका 2 ओनली। पहला गलत है क्योंकि दोनों ही ट्रैक्स हैं, इनफैक्ट 3 ट्रैक्स हैं आपके। शेरपा ट्रैक जिसमें अमिताभ कांत इंडिया के शेरपा हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के G20 में। दूसरा फाइनेंस ट्रैक है जहाँ पर सेंट्रल बैंक गवर्नर और मुख्य तौर पर प्राइमरीली जो वित्त मंत्री है फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं। और तीसरा ट्रैक जो है दैट इज द एंगेजमेंट ट्रैक, जो भी इंडिया जिसके अंतर्गत इंडिया और सारे मुद्दों पर डिस्कशंस करता है। 3 ट्रैक्स आपके, एंगेजमेंट, फाइनेंस और शेरपा। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एसोसिएशन विद चंद्रयान 3। जो लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 है उसे लॉन्च किया गया था बाय लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका वेट और पेलोड जो है उसका चंद्रयान 2 से कम था। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल रहा सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने में। 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, 1 and 3 सही है, या फिर 1, 2 and 3 तीनों सही है। वेल इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। पहला तीसरा सही है, दूसरे की बात हम यहाँ पर नहीं कह सकते, ज़्यादा भारी है। पहला तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि इसको किया PSLV का जो मार्क 3 था उसने किया, बिल्कुल सही। और तीसरा सही है आपका, जो इसने सॉइल टेम्परेचर को ये मेजर करने में सक्सेसफुल रहा। अब आते हैं आज की करंट अफेयर्स पे। पहली करंट अफेयर सारा कुछ G20 है। पहली करंट अफेयर है आपका, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उन्होंने मुलाकात की है मोदी जी से। अब एक आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जब कल मिलना ही है तो हम पहले क्यों मिले? देखो यार, सिंपल सी बात है, एक तो आपको मानना पड़ेगा US इंडिया का एक बेहतर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है। इंडिया के साथ उसके रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत बेहतर हैं। 2 बात समझिएगा ध्यान से, एक होता है सीकर और रिसीवर। हम कोई सीक करता है, कोई रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक सीकर था, हमेशा वो US के पास जाता कुछ मांगने के लिए, लेकिन अब US आया है अपने सामान को बेचने के लिए और हमसे कुछ मांगने के लिए। बात समझ रहे हैं? ये अंतर है। मतलब ना तो हम बेगर हैं, ना तो हम कुछ हैं, अब हम एक फैसिलिटेटर हैं, अब हम एक सुपर पावर लगभग बन चुके हैं और कुछ सालों में हम बन भी जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं और फैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मुलाकात की और मुलाकात में देखिए जिक्र भी कर रहे हैं, मेंशन भी, बातचीत भी हो रही है। आइए ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई अहम मुद्दों बातचीत की गई, ठीक है। पहला अहम मुद्दा जो है वो है द कंप्लीशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये अग्रीमेंट का जो कंप्लीशन है वो है बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक जो कि US की एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, और इंडिया का जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर डिफेंस अंडरटेकिंग है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इनके बीच अग्रीमेंट हुआ था ताकि इंडिया में इंडिया में हम GE F414 इंजन को बनाएंगे। इस अग्रीमेंट को कंप्लीट कर दिया गया है। वैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ था 29 अगस्त को और अब इसको ऑफिशियली हमने कंप्लीट कर दिया। ये पहला बड़ा मुद्दा यहाँ पर इन दोनों ने खुशी जताई, बोला कि बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा हो गया। दूसरी खबर यहाँ पर है और दूसरा भी अग्रीमेंट है और वो है आपका एक डिस्प्यूट था। देखिए, जब 2 लोगों में डिस्प्यूट होते हैं, अगर सामने वाला मजबूत होता है तो सामने वाले को मानता नहीं, लेकिन जब सामने वाला देखता है अरे भाई इनके साथ तो बहुत सुपर पावर आ गई है, तो देख लेता है। मेरा कुछ पर्सनल ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत स्ट्रांग नहीं था इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, जब मैं स्ट्रांग हुआ तो लोगों ने केस वापस ले लिया मेरे से। बात समझ रहे, कुछ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक WTO का डिस्प्यूट था 7 साल पुराना, मतलब काफ़ी साल हो गए थे डिस्प्यूट को। उस डिस्प्यूट को भी इंडिया ने इसी साल WTO में जाकर इंडिया और US ने मिलकर उसे रिजॉल्व कर दिया। दूसरा बड़ा मुद्दे पर डिस्कशन हुआ। और तीसरा हुआ दोस्तों, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आपका साइन हुआ है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, जो
जो कि परचेज करना चाहता है 31 जनरल एटॉमिक्स कंपनी के MQ-9B के 16 स्काई गार्जियन इंडियन एयरफोर्स के लिए और 15 सी गार्जियन फॉर द इंडियन नेवी के लिए, जो कि एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के डिफेंस में, इंडिया की ऑफेंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इन दो चीज़ों फोकस हुआ। अब मीटिंग कहाँ होती? मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के घर। घर कहाँ है? 7 लोक कल्याण मार्ग। जैसा कि जवान मूवी के बाद या उसके पहले लोग शाहरुख खान के घर मन्नत जाकर फोटो खिंचा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो जेल हो जाएगी, आपको अलाउड नहीं है। देश की पीएम की बात हो रही है, किसी एक्टर की बात नहीं हो रही है। दूसरा, माइडन जो है वो इस साल, अगले साल फिर आएंगे और वो अगले साल जनवरी के एंड में आ सकते हैं। अब देखिए जनवरी के एंड में क्या होता है? जनवरी के एंड में होता है रिपब्लिक डे। तो ऐसा हो सकता है कि वो रिपब्लिक डे पे भी हमसे देश का जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट के तौर पे आए। अच्छा, एक खबर और आ रही, खबर एक और ये आ रही है कि हो सकता है जो क्वाड के मेंबर्स हैं इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, जापान है ना, और यूएस, वो तीनों साथ में आए। तो हो सकता है कि अगली बार का जो रिपब्लिक डे होगा वहां पर इन तीनों को आप साथ में देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो मजा आ जाएगा। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत यहां पर की गई। यार ऐसे में छोड़ूंगा नहीं आपको, मजाक कर रहा हूं लेकिन सीरियस मजाक है। पहले बात करते हैं हम GE F414 फाइटर जेट इंजन की। ये इंजन आपका न्यूज़ में क्यों? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये एग्रीमेंट हुआ था यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL के बीच, इस वजह से है। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इंजन की, तो ये जो आपका इंजन है, ये जो आपका जेट इंजन है, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, दुनिया के लिए। बिकॉज एक तो देखिए, एक तो 1970 से ये चल रहा है और उसका अपग्रेड है, बेसिकली इट इज़ एन अपग्रेड ऑफ GE F404, तो बेहतर उससे है। दूसरी बात करें तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी फिलहाल अगर बात करें तो यूएस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और अब इंडिया को यूएस ने इसको सेल करना स्टार्ट किया और ये सारी कंट्रीज को यूज़ कर रही हैं। बेसिकली ये पहला फाइटर इंजन है जो कि यूज़ करता है FA-DEC। ये FA-DEC को बेसिकली जो है वो यूज़ करता है। FA-DEC का फुल फॉर्म है फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिससे कि इसकी जो प्रिसाइज कंट्रोल है इसके इंजन की परफॉर्मेंस का, उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद करना है, दैट इज दी FA-DEC। उस टर्म को जरूर यहाँ पर याद करिएगा, जिसका देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी की वजह से इसकी डिमांड पूरे दुनिया में रहती है। इसको इंडिया में डेवलप किया जाएगा और HAL को जिम्मा ये आपका दोस्तों जो है वो दिया गया है। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा आते हैं MQ-9 का जो प्रीडेटर ड्रोन है। इसके लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट साइन हुआ है जनरल एटॉमिक्स कंपनी के साथ और इंडिया के साथ, और इंडिया को वो 31 ऐसे ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा। 16 स्काई गार्जियन फॉर द इंडियन एयरफोर्स, 15 फॉर द सी गार्जियन फॉर द इंडियन नेवी। बेसिकली इसका नाम जो है वो लिया गया है फ्रॉम MQ-9 रीपर, जो इसका ओरिजिनल वर्जन था, जो बेसिकली एक UAV है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अगर आपने देखी होगी उरी, तो उसमें इंडिया ने भी एक उसमें दिखाया था, हमने एक बनाया था ड्रोन, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो गया था एक तरह से रिकॉनिसा करने या सर्वेलेंस करने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में। तो उस तरह ही ये आपका है, लेकिन ये रिमोटली कंट्रोल है उसकी तरह ही, पर इसके फंक्शन ज़्यादा हैं। इसे बनाया है आपके जनरल एटॉमिक के एरोनॉटिकल डिवीजन ने, और उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट किसी भी देश के सर्वेलेंस के लिए हो सकता है। बेसिकली इसके दो वर्जन्स हैं, एक स्काई गार्जियन, एक सी गार्जियन। इंडियन नेवी जो है वो सी गार्जियन का यूज़ 2020 से कर रही है, लेकिन पहली बार वो स्काई गार्जियन का यूज़ करना भी आपका स्टार्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो जो दोनों वर्जन्स हैं, दे कैन कैरी अप टू 5670 kg, जिसमें फ्यूल कैपेसिटी इनकी है ऑफ 2721 kg की, और ये ड्रोन आपका 40,000 फीट पे भी वर्क कर सकते हैं, और इसका एक टाइम में, एक स्ट्रेच में ये 40 आवर्स तक इसको आप हवा में इसका यूसेज, या इसका सी में इसका यूसेज आप सी के सर्वेलेंस के इसका यूसेज आप कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसको परचेज इसलिए यूएसए करना चाहता है। यूएस काफ़ी साल से मानता नहीं था, लेकिन अब तो उसको मानना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही क्या है। अब आते हैं दोस्तों G20 पर। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा,
बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही संक्षेप में समझाऊंगा G20 होता क्या है। ये मैंने इसलिए इमेज दिखाया है इतना कितना कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट ऑफिशियल जो न्यूज़ ऑन एयर है, जो ऑल इंडिया रेडियो है और जो G20 का जो एक पब्लिकेशन है उन्होंने पेश किया है। ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंसी उसकी बात करेंगे, इंडिया इसका प्रेसिडेंट है और ये हर एक साल में एक नया प्रेसिडेंट आपका होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वही एजेंडा आपका सेट करता है। इसके दो प्राइमरी ट्रैक्स हैं, एक फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। तीसरा ट्रैक आपका है जो कि इनफॉर्मल है, दैट इज द एंगेजमेंट ट्रैक। G20 प्रोसेस में शेरपा जो है वो प्राइम मिनिस्टर या लीडर के बिहाफ पे सारे जो उनके पर्सनल एमिसरीज होते हैं, जो पर्सनल उनके जो उनके मैटर्स होते हैं उनके बिहाफ पे करता है। और फाइनेंस ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर आपका यहाँ पर करते हैं। फाइनेंस ट्रैक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, उसमें उनका ही मेन काम होता है। इसके अलावा कई सारे आपके होते हैं वर्किंग ग्रुप्स जो कि रेगुलरली मीट करते हैं थ्रू आउट द एंटायर ईयर, और उनमें से जो आपके सोशो इकोनॉमिक मुद्दे हैं उनको शेरपा देखते हैं और जो भी फाइनेंशियल मुद्दे हैं उनको देखते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा एंगेजमेंट ग्रुप होते हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं जहां पर पार्लियामेंटेरियंस, थिंक टैंक और जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट आपका करते हैं। ध्यान दीजिएगा G20 एक ग्रुपिंग तो है लेकिन इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। जहां पर ये होता है वहीं उसका हेडक्वार्टर बन जाता है। इनफैक्ट जब ट्रॉइका की बात करते हैं तो ट्रॉइका में ये जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका मूव ऑन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, तो इंडोनेशिया जो है ये आपका 2022 सेक्रेटेरिएट था, अब इंडिया में हुआ है और अगला जो होगा इवेंट आपका वो ब्राजील में होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2023 इंडिया, तो इंडोनेशिया हो चुका है और ब्राजील में होगा, और ये तीन देश जो हैं ये आपके ट्रॉइका हैं। तो चूंकि ये मेंशन था सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक पोस्ट था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ दे दिया। इतना डिटेल मैं आपको नहीं देता हूँ एक ही पीपीटी, बिकॉज इतना पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके लिए आसान करने की कोशिश की है। अब आते हैं इंडिया के G20 प्रायोरिटी पर। भारत के जो G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने 6 पॉइंट्स ले डाउन किए हैं जो इस साल हमारे प्रायोरिटीज़ हैं इस इवेंट से। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन और एक जिम्मेदार गवर्नमेंट वो होती है जो पहले एजेंडा सेट करे, पहले प्रायोरिटी सेट करे, पहले प्राथमिकताएं सेट करे, उसके बाद डिसाइड करें कि कैसे उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ अगर बात करें हम फर्स्ट प्रायोरिटी की, दैट इज बोल्ड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ अमिड ग्लोबल रिसेशन। कैसे हम अपने ग्रोथ को बेहतर कर पाएं और G20 ग्रोथ पर फोकस करें उस समय जब दुनिया में आर्थिक मंदी या रिसेशन है। दूसरा, एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, दुनिया भर में 17 ऐसे गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। उनको अचीव तब कर पाएंगे जब मिलकर काम करेंगे। दूसरा, ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस करना, और ग्रीन डेवलपमेंट फोकस करना ताकि जो क्लाइमेट एक्शन है उसको हम कर पाएं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएं। क्लाइमेट जो बहुत खराब हो रहा है, इनफैक्ट जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज होने से रोक पाएं। फिर फोकस ऑन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर वर्क करती हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डिजिटल पर इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI। देखिए पहला तो पता होगा DPI क्या होता है। ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे कि हर किसी का फायदा हो और हर किसी को अपने डेली कार्य में या अपने इंपॉर्टेंट और आने वाले कार्यों में हेल्प मिले। जैसे कि इंडिया में UPI है, इंडिया में UPI हो गया या फिर BBPS हो गया, फॉर दैट मैटर कोविन प्लेटफॉर्म हो गया। सारे क्या है, ये सारे आपके, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया या फिर डिजिटल बैंकिंग हो गई, सारा क्या है, DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको प्रमोट करना। मैं इस पर आऊँगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की वाहवाही की है, उस पर मैं आऊँगा आगे। फिर छठा है आपका वुमेन लेड डेवलपमेंट टू ब्रिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। मैं देख के आया जवान, और जवान में एक मैसेज बहुत अच्छा मिला मुझे, वो था वुमेन एम्पावरमेंट का, और सिर्फ कहने का नहीं बल्कि करने का। बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के, तो उससे याद आया। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट जो है टू ब्रिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, उसको लेकर भी प्रायोरिटी सेट की गई। तो इन 6 प्रायोरिटीज़ पर या इन 6 पिलर्स पर एक तरह से इंडिया जो है G20 में वर्क करेगा। इन पे सवाल 110% बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार देखते हैं G20 मेंबर्स को। आपके सामने देखिए ऊपर जो सारे मेंबर्स हैं वो तो आपके जो हैं वो 19 मेंबर्स हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इन्वाइटी कंट्रीज़ की बात करें तो मेन कंट्रीज़ में बात करें तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई हैं। ये मेन कंट्री जो इस बार की G20 में इन्वाइट की गई हैं। G20 में इस बार ये भी खबर उड़ क्या रही है, खबर है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको ऐड किया जाएगा इन द G20। इसका जो एक रशिया ने भी सपोर्ट किया है और चाइना ने भी अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने सपोर्ट किया है। अगर आपको याद होगा तो अफ्रीकन यूनियन अभी अफ्रीकन समिट करा रहा है और वो समिट कहाँ हो रहा है, वो समिट आपका हो रहा है कीनिया में, और उसके वजह से भी अफ्रीकन यूनियन जो है वो फ़िलहाल न्यूज़ में है। अफ्रीका न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज चाहे हम बात करें नाइजीरिया की, चाहे हम बात करें युगांडा की, इन कंट्रीज़ में इन कंट्रीज़ में जो वहाँ का सिविल वॉर कह लीजिए या कंट्री का जो पॉलिटिक्स कह लीजिए वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। इनफैक्ट युगांडा में तो जो उनके आर्मी लीडर हैं उनको ही वहाँ का हेड ऑफ स्टेट जो है वो बना दिया गया है। सॉरी, नॉट युगांडा, गबॉन में जो हेड ऑफ स्टेट है उनको जो लीडर ऑफ द आर्मी है उनको लीडर बना दिया गया है ऑफ द एंटायर नेशन। तो युगांडा हो गया या गबॉन हो गया या फॉर दैट मैटर नाइजीरिया हो गया, इन देशों में ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा दोस्तों G20 को लेकर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है वर्ल्ड बैंक ने। उस डॉक्यूमेंट का नाम है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू एवरीवन। हर किसी को कम से कम दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिना किसी अमाउंट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपके घर के पास ATM है, अगर आपको बहुत ही सस्ते दर पर इंश्योरेंस मिल सकता है, अगर आपको अगर फॉर दैट मैटर आप अपने मोबाइल से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और इनको मैं कह सकता हूँ इंडिया ने फ़िलहाल इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इंडिया को लेकर तारीफ़ की है वर्ल्ड बैंक ने। इनफैक्ट उसने कई मुद्दे पर तारीफ़ की है। फॉर एग्जांपल, पहला मुद्दा है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जहां पर कहा गया कि जो भारत का एक मॉडल था जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल, जहां पर जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल एक्सेस, मोबाइल इंटरनेट, उसमें इंडिया ने काफ़ी बेहतर किया है। इंडिया में पिछले 6 सालों में इंडिया ने जो इंक्लूजन रेट है उसे 80% एडल्ट्स में कर दिया। जो रेट आपका 25% था, सिर्फ 25% था फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेट, जो पिछले 6 साल के अंदर 80% आपका हो चुका है। और जनरली इस रेट पर हमें 47 ईयर्स लगते टारगेट अचीव करने में, जो हमने विद इन 6 ईयर्स कर लिया है। इसके अलावा जनधन अकाउंट्स की बात हमने ऑलरेडी की है, 9 साल इस योजना को आपके हो गए हैं। और अगर हम बात करें जून में तो 462 मिलियन जो हैं वो अकाउंट्स इंडिया में, जनधन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट जो ओपन हो चुके हैं। फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स में, जिसे मैं कह सकता हूँ DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें भी काफ़ी फायदा हुआ है। और सरकार ने करीब $361 बिलियन डायरेक्टली पैसे करीब 53 गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, मिनिस्ट्रीज के तहत 312 स्कीम्स के जरिए लोगों के पास पहुंचाए हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं दे दूंगा PDF, परेशान ना होइए। फिर है यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस रहे हैं, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मई 2023 में, तो 9.4 बिलियन ट्रांजैक्शन आपके रहे हैं और करीब 14.8 ट्रिलियन रुपीस जो है, इतना पैसा हमने ट्रांसफर किया है। और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का वैल्यू है, इट इज इक्वल टू द 50% ऑफ GDP ऑफ द कंट्री। तो एक तरह से यूपीआई का एक्सेप्टेंस इतना बढ़ चुका है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अब हमारे यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी पिछले महीने ही 10 बिलियन ट्रांजैक्शन आपके यूपीआई के हो चुके हैं। फिर बात करें DPI का, पोटेंशियल एडेड टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब DPI क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, कैसे ऑनलाइन सर्विसेज बना के हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है। तो बेसिकली अब NBFC जो हैं, उनका जो रेट है कन्वर्ट करने का अपने बिजनेस को, वो हो गया है आपका 8% था और 8% हो चुका है। 65% सेविंग्स हुई है उनके कॉस्ट में।
और 66% रिडक्शन हुआ है उनके कॉस्ट टू फ्रॉड डिटेक्शन में। तो ऐसे कई सारे फायदे जो हैं वो हो चुके हैं। अगेन इसको अलग से पढ़ लेना, इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एग्जाम के लिए नहीं। फिर जो कंप्लायंस कॉस्ट है, क्योंकि बैंक्स कोशिश करते हैं कि केवाईसी चेक कराना हो या लोअर कॉस्ट करना ऑपरेशंस के, उसका भी फायदा इसमें हुआ है। और जो कॉस्ट आपका था, जो पहले आपका था $0.12 का, वो कम होकर $0.06 आपका हो चुका है। फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अच्छे हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो यूपीआई है उसको एनपीसीआई ने कई देशों के साथ टाई अप कराया है। टाइप कराने से अब यूपीआई का यूसेज मल्टीपल देशों में आपका हो चुका है। इसके अलावा सरकार ने, आरबीआई ने एक नया एनबीएफसी लॉन्च किया जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जो कि आपका जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, आपका जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उनको आपके परमिशन के बाद स्टोर करता है। और जब आप अलाउ करें तो जिसको आपको शेयर करना है उसको प्राइवेटली या उसको सिक्योरली शेयर कर, ताकि आप जल्द से जल्द किसी भी इन्वेस्टमेंट कर पाएं, कहीं कोई चीज परचेज कर पाएं, कहीं रजिस्टर कर पाएं। तो उसके लिए ये अकाउंट एग्री फ्रेमवर्क जो है उसको आपका दोस्तों लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क का मेन मकसद यही था कि कैसे हम जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स, उनको सिक्योर करें और वक्त आने पर उनको सिक्योरली शेयर करें, ना कि पब्लिक डोमेन में वो दोस्तों आपका आ जाए। तो उसको लेकर इसके अलावा दोस्तों भारत के अंदर एक डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बना है, जिससे कि जो हमारा डेटा है उसको हमने और सिक्योर कर दिया है। इतना मैंने ज्ञान इसलिए दिया है बिकॉज ये सारा इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की तो इसका पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा मेरे ग्रुप से या मेरे मेरे ग्रुप से या मेरे टेलीग्राम के चैनल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूके ने रिजॉइन किया है ईयूज होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। सवाल पहला बनता है कि सर रिजॉइन मतलब, रिजॉइन इसलिए क्योंकि यूके जो है वो ईयू का, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। वो उसने बहुत ही फेमस टर्म था ब्रेग्जिट, उसने एग्जिट लिया था कुछ साल पहले ईयू से, और पिछले कुछ सालों में उसने वापस कई कमिटीज़ में, कई कमीशंस में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में ईयू के फिर से मेंबर बनना शुरू कर दिया है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो बेसिकली एक ऐसा मूव है जिससे जो रिश्ते हैं यूके और यूके बेटर हो चुके हैं। और इसके अलावा यूके ने जो यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम कॉपर्निकस है उसमें भी हिस्सा लिया है। हाउएवर जो यूरोएटम जो उनका न्यू रिसर्च प्रोग्राम है उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया है, और उसमें उसका कहना है कि यूके अपने लेवल पर एक न्यूक्लियर रिसर्च का प्रोग्राम बना रहा है, तो उसने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे हिस्सा नहीं लिया है। अब आते हैं व्हाट इज होराइजन। देखिए होराइजन एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत 2 साल पहले उसने एक अफोर्डेबल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाई थी, और इसका मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि कैसे हम जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी है, जो कारगरता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन की, जो सेफ्टी है उस वैक्सीन की, ड्यूरेशन है उसके, इम्यूनिटी की, कितना ज़्यादा सिक्योर रहते हो आप, और कितना रिएक्ट करती है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उसके लिए इसको बनाया गया था। उसका मेंबर फिर से बना है। फिर कॉपर्निकस है, ये दुनिया का सबसे एम्बिशियस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है टू डेट, और इसका पहले नाम था आपका ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम हेड करता है यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका मेन मकसद है दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बनाना। उसके लिए कॉपर्निकस में फिर से जो है यूके जो है वो एक मेंबर बन चुका है ना। यहाँ तो मैं ये भी नहीं कह सकता लॉर्ड को बुद्धू घर को आए, बिकॉज पूरी तरीके से आए भी नहीं है। मतलब वही बात है कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना दूर जाया जा सकता है ना पास आ जा सकता है, ऐसा रिश्ता बन चुका है। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये रिश्ता है ईयू और यूके का। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, और इसके लिए मैं चाहूँगा, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं चाहूँगा इसके लिए ज़रा मैं आपको वो दिखा सकूँ एंड आपके साथ वो आ जाए। ओके हाँ, तो बेसिकली इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लेकर आया हूँ, और वो वीडियो आप देखिएगा, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़रा वीडियो चल जाएगा। VLC और सूट अगर याद होगा आदित्य L1 के, ये आपके पेलोड्स हैं, ये VLC है और ये आपका सूट है। फुल फॉर्म याद करना, ठीक है। अब एक कैमरा था ऑन बोर्ड आदित्य L1, उससे देखिए, आप देख सकते हैं ये दिखाया गया अर्थ को, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। बेसिकली क्या है, आदित्य L1 जो है वो मनूवर कर रहा है, आदित्य L1 इज मनूवरिंग, इसलिए। और ये जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस जो है उनको लिया है आपके आदित्य L1 ने, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर।
तो बेसिकली स्पेसक्राफ्ट जैसे मैंने पहले कहा अभी अपना सेकंड मनूवर कर चुका है, थर्ड और फोर्थ आगे चल के वो करेगा, और जैसे जैसे वो करेगा फिर वो पहुंचेगा लैंग्राज पॉइंट 1 पर, और जब वो उस पहुंचेगा उस हेलोस्फीयर में, तो उसको करीब लगेंगे 4 महीने टू ट्रैवल द 1.5 मिलियन किलोमीटर्स टू द L1 पॉइंट, और उसके बाद वहाँ से वो अनऑब्स्ट्रक्टेड तरीके से 24/7 सन का जो स्टडी है वो कर पाएगा, और जो अलग अलग एनिग्माज हैं, अलग अलग रिसर्चर्स हैं, अलग अलग फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको यहाँ से वो कर पाएगा। इंडिया का ये पहला आपका एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में जो सन की स्टडी करने जा रहा है। फिर दोस्तों INS सुमेधा जो है उसने पार्टिसिपेट किया, अराइव किया है एट दी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि कायरो इजिप्ट में आपकी फ़िलहाल जो है वो आपकी हो रही है, उसमें उसने विजिट किया है। INS सुमेधा की बात करें तो बेसिकली ये इजिप्ट गई है ब्राइट स्टार पार्टिसिपेट करने। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है अब तक की मिडिल ईस्टर्न रीजन में इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, और ये ट्राई सर्विस की है, मिलिट्री की भी है, एयरफोर्स की भी है और नेवी की भी है, और इसमें 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट आपका दोस्तों किया है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज है इन द मिडिल ईस्टर्न एंड द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। फिर आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। RBI ने डिसाइड किया है कि जो वो डिसकंटिन्यू करेगा इंक्रीमेंटल CRR को। देखिए, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा था, जब मनी सप्लाई की तादाद ज़्यादा थी, तो उसको कैश इन करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने अपार्ट फ्रॉम द बेसिक CRR उसने इंक्रीमेंटल CRR मेंटेन करने को कहा था, जिसमें 10% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, मतलब एक बिजनेस डे के एंड में कितना डिपॉजिट बैंक के अंदर है ना, उसका 10% मेंटेन करने को कहा गया था, वो बात करेंगे। फिर जो तीसरा फेज है ऑफ द मैंडेटरी हॉलमार्किंग हैज़ कम टू इफेक्ट। एक ऑर्डर आया था आज से कुछ समय पहले, जहां पर हर एक कॉस्मेटिक ज्वेलरी पे, स्पेसिफिकली गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग BIS की ज़रूरी है, हॉलमार्किंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ज़रूरी है, ताकि उसका जो क्वालिटी है उसको हम मेंटेन कर पाएँ और उस क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएँ। उसका थर्ड फेज आ चुका है। फिर SBI कार्ड ने लॉन्च किया है सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड, जो MSMEs को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। हम बात करेंगे दोनों की, तीसरी खबर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम पहले दोनों की बात करेंगे। तो दोस्तों RBI ने कहा था कि इंक्रीमेंटल CRR मेंटेन करना था, तो जो पैसा उसने अब सेव किया है, जो पैसा उसने रिजर्व किया है, जो कि डिपॉजिट में है लेकिन उसका यूज़ बैंक नहीं कर सकते हैं, उसमें से 25% जो ICRR मेंटेन किया था उसको रिलीज़ किया जाएगा सितंबर 9 को, अनदर 25% को रिलीज़ किया जाएगा सितंबर 3 को, और उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है उसको रिलीज़ किया जाएगा अक्टूबर 7 को, ताकि जो एडिशनल रिजर्व मेंटेन हुआ था RBI के साथ, बिकॉज अगर आप नए आए हो तो CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। एक RBI अपने बैंक्स के अंदर अपने बैंक से कहता है कि जो भी आपका एक दिन के एंड में डिपॉजिट बचता है, जो भी आपका नेट डिपॉजिट है, जो भी आपका नेट डिमांड, जो भी आपका नेट अमाउंट अवेलेबल है डिपॉजिट में, उसका एक हिस्सा आपको कैश में RBI से मेंटेन करना होता है, और उसका यूज़ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक RBI नहीं कहेगा। फिलहाल वो आपका 4% पे है, ठीक है, 4% ऑफ NDTL, जो कि एक दिन के एंड में या 14 डेज के एवरेज में जो डिपॉजिट आपका बचता है। अब कहा गया था CRR में कि आपको 10% जो है वो मेंटेन करना था, इसको अब वापस ले लिया गया, और अब टुकड़ों में, फेजेस में वो पैसा रिजर्व था उसको रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए डेटा यहाँ पर दिया गया, पहले 25 9 को, 25 23 को, और 50% आपका 7 को। ये 3 चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो दोस्तों आपकी दी गई हैं। ये मेजर किया गया था ताकि जो सरप्लस पैसा था उसको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब होता है लिक्विडिटी का तरलता, मतलब कितना कैश अवेलेबल है, कितना मनी सप्लाई अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ज़्यादा है सरप्लस, कम है आपका डेफिसिट, ओके। एक और रीज़न था, जो 2000 रुपये के नोट्स थे, बैंकिंग सिस्टम वापस आए थे बिकॉज लोगों ने पैसे जमा किए थे, उनको भी रिजर्व करना, ठीक है। अब बेसिकली ये टेम्प्रेरी मेजर था, और इस मेजर को इन्होंने अब हटा दिया है, रिव्यू किया सितंबर 8 को, और अब धीरे धीरे जो रिजर्व्स हैं उनको रिलीज़ करना RBI ने 9 सितंबर से शुरू कर दिया है। फिर दोस्तों थर्ड फेज़ आपका लॉन्च हुआ है, और ये थर्ड फेज़ आपका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इससे जो हॉलमार्किंग है उसको और बेहतर किया जाएगा, और गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्किंग होगी। तो अंडर दी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर ऑफ 2023 थर्ड फेज शुरू हुआ है, और इस फेज़ के बाद इन टोटल
343 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका हॉल मार्किंग अब हो जाएगी। मतलब उन जिलों में हर गोल्ड जो वहाँ पर अवेलेबल है फॉर सप्लाई फॉर सेलिंग, उसमें हॉल मार्किंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, ज्वेलरी में। अगर हम BIS की बात करें, BIS का फुल फॉर्म है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS इंडिया की राष्ट्रीय स्टैंडर्ड बॉडी है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसकी शुरुआत हुई थी 86 में ऑन 23 दिसंबर, और करंट में इसके DG हैं प्रमोद कुमार तिवारी, जो इसको इस समय आपका लीड कर रहे हैं। फिर दोस्तों एक नया दिन है और एक नया GI टैग, एक नया जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग आया है। जो लोग पहली बार आए हैं, GI टैग का मतलब होता है एक ऐसा आइटम, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, या मतलब अलग टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी हो, अलग टाइप के होते हैं, जो उस सिटी का, उस एरिया की पहचान होती है। जैसे कि अगर मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ की चिकनकारी बहुत पॉपुलर है। चिकन का मतलब चिकन नहीं, उसके तो पॉपुलर है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पता है सुबह हो रही है, आपके मुंह पानी आ रहा होगा जब भी आप देख रहे हो वीडियो शाम को, लेकिन मैं चिकन की बात में चिकनकारी की बात करूँ, वो हमारी शान है। जैसे कि बनारसी पान, GI टैग कहाँ का है? बनारस का, UP का है। वैसे ही दोस्तों एक और आइटम है सलीम सागो, ठीक है, इसे दिया गया है GI टैग ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऑलरेडी आपके 58 GI टैग्स हैं, इनको +1 कर दीजिए, इतनी कैलकुलेशन आपको भी आती है। 59 GI टैग्स अब आपके दोस्तों हो चुके हैं। तो 59 GI टैग्स अब हो गए हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु का सलेम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये सागो जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसका नाम वहाँ पर है साबूदाना, जिसको कई लोग जानते हैं। सलेम सागो को लोकली मतलब सलेम में कहा जाता है जावारिसी, और ये डिराइव होता है फ्रॉम द वेट स्टार्च पाउडर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टैपियोका रूट्स, उनसे ये बनता है आपका। तो इसको अब GI टैग दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो भदरवा राजमा, रामबाई सुलाई हनी, इनको जम्मू कश्मीर में GI टैग मिला है, और चोकुआ राइस, इसको असम में आपका जो है वो GI टैग दोस्तों दिया गया है। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गया? भेजे में समझ में आ गया? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? तमिलनाडु की बात करते हैं। इसी साल की बात करें तो इसको अगर हटा दें तो टोटल में 11 ऐसे आइटम्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है। देखिए उनमें से इंपॉर्टेंट नाम मैंने बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बता दिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ आपके फूड स्टफ हैं, कुछ नेचुरल गुड्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट हैं, कुछ टेक्सटाइल्स हैं, सारे आइटम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ये इस साल के GI टैग्स हैं ऑफ तमिलनाडु। फिर दोस्तों एक MOU जो है उसे साइन किया गया है बिटवीन गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा एंड एयरबस इन न्यू दिल्ली। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है बेसिकली, अगर नाम से आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हैं, इंडिया का एक मिशन है PM गति शक्ति। इस मिशन का मेन मकसद है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, और इंडिया का जो टारगेट है, टारगेट क्या है इंडिया का? 2025 तक इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, और वो तभी बन पाएंगे जब ऐसे सारे इनिशिएटिव होंगे। तो उसी के अंडर एक विश्वविद्यालय बनाया गया वडोदरा में, उसने एयरबस के साथ टाइप किया है। अब सवाल बनेगा टाइप हुआ क्यों है? देखिए टाइप के रीजंस हैं आपके ये 4। पहला है मिलकर वो स्किलिंग कोर्स बनाएंगे, खास तौर पर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में, साथ मिलकर रिसर्च करेंगे इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस में, इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स होंगे एयरबस के अंदर, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी एयरबस प्रोवाइड करेगा फॉर द स्टूडेंट्स इन दी विश्वविद्यालय जो कि है आपका गति शक्ति का। तो इन 4 रीजंस की वजह से ये काम आपका होगा। अगर आपको याद करना है, स्किल मिलेगा, कुछ कर पाओगे लाइफ में, रिसर्च कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इंडस्ट्री का, इंटर्नशिप मिलेगी, आप जाओगे इंटर्नशिप करने एयरबस में, ओहो क्या मज़ा आ गया, और स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर बढ़िया पढ़ोगे तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। मतलब मैं जब छोटा था तो मेरी दादी कहती हैं इनफैक्ट कि मेरे दादा को मेरी छात्रवृत्ति मिली थी 2 साल की, और हमारा घर का खाने का खुशी हो गई थी, क्योंकि घर में फिर खाना और अच्छा बन सकता था। तो कुछ ऐसा होगा। मतलब अब तो खैर बहुत खाते माशाल्लाह आप लोग, और पेट निकल चुका आप लोग का, अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2022, और इससे डेडिकेट किया गया है टू नर्चरिंग टॉप टियर मैन पावर और टैलेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स। मतलब खास तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो सप्लाई चेन सेक्टर है, उनको इम्प्रूव करने के लिए इस संगठन, इस विद्यालय बनाया गया, ताकि वहाँ से लोग निकले रंगरूट, वो यहाँ पर जाकर इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके और आगे इसको ग्रो करा सके।
फिर दोस्तों आज अगर हम बात करें तो 2 डेज़ हैं। एक तो कल बीता है आपका नेशनल लिटरेसी डे, जिसका डे है 8 सितंबर। इसका थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीस सोसाइटीज़। अगर आपको याद होगा तो एक PLA मॉडल को ऐड किया गया है इन द दीक्षा प्लेटफॉर्म। सवाल एग्जाम में बनेगा दीक्षा क्या है और PLA क्या है, बता चुका हूँ, प्लीज़ बताइए होमवर्क में। फिर कल के दिन ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आपको मनाया गया था, जिसका थीम है इल्यूमिनेटिंग अर्थराइटिस। वो डे भी आपका कल के दिन ही मनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जैसे मैंने पहले कहा, मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ जूल्स फ्रॉम सितंबर 8। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता चुकी है और ये गवर्नमेंट स्कीम में भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब आते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स पे। स्ट्रीट 20 जो कि एक स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो आपका चेन्नई में इस महीने 22 तारीख को शुरू होगा। इसमें यूके, ब्राज़ील, हंगरी, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 में, ये सेकेंड एडिशन है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड यूके और धाया फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने मिलकर इसको चेन्नई में इस साल ऑर्गेनाइज किया है। फिर भारत के मून मैन कहे जाने वाले मिलस्वामी अन्नादुरई, इनको अपॉइंट किया गया है एज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द एसएस इनोवेशंस। बेसिकली इनको कहा जाता है ही वॉज द पर्सन बिहाइंड ओवरसीइंग चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड मंगलयान, और ये बहुत ही पब्लिसाइज रोल्स उन्होंने प्ले किया था एज प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ मंगलयान मिशन, दैट इज मास ऑर्बिटर मिशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉम। और इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, इंडिया का चौथा सबसे बड़ा सम्मान, और 2016 में फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनको अब एसएस इनोवेशंस में एज ए बोर्ड मेंबर के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। इस समय अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ल्ड बैंक लिखूंगा, क्योंकि इसने अभी G20 को लेकर रिपोर्ट पेश की जिसमें इसने इंडिया की तारीफ की है, जिसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी सेशन की शुरुआत में कर दिया है। फिर दोस्तों एक स्टैटिक जीके की बात करते हैं। एक खास तरीके की बीमारी है और ये मेरी उम्र तो अभी थोड़ी छोटी है, मैं अभी शायद 20 साल का हूँ, नहीं शायद 18 का हूँ, 18 का तो हूँ। ये बीमारी होती है खास तौर पे 40 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में, हो सकता है हमारे जो बड़े लोग हैं उनको हो सकती है बीमारी। तो इसका नाम है मेनियर डिजीज़, ठीक है, जो टिपिकली इफेक्ट करती है उन लोगों को जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच है। न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज एक हांगकांग के सिंगर हैं, ठीक है, सिंगर थे, उनका नाम है जैकी चेओंग। वो कोलैप्स हो गए स्टेज पे लास्ट मंथ, और इनफैक्ट थे नहीं कहूँगा अभी, मतलब अभी इस पर सस्पेंस है, लेकिन उनका नाम है जैकी चेओंग। उनको डिजीज़ पाया गया और इससे डिजीज़ स्पेल्स होते हैं, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, होंगे ही आप लोग, या फिर यूट्यूब पे होंगे, तो एक अमिताभ बच्चन का एक यूट्यूब पे या एक मीम आता है कि ऐसे सर पकड़ लेते हैं और सर झूम रहा होता है, उसे कहा जाता है डिजीज स्पेल। ठीक है, जब आप मतलब वर्टिगो जिसे कहते हैं कि चक्कर आने लगता है आपको, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो होता है बेसिकली वर्टिगो जिसे हम कहते हैं, है ना। और ये एक्सियाटा एरिना में पार्टिसिपेट कर रहे थे कुआलालंपुर में, और फिर वहाँ से गिर पड़े। बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा जो इनर ईयर होता है ना, जिसे हम कहते हैं लैब्रिंथ में ये आपका होता है, ठीक है, वहाँ पर ये होता है और किसी भी एज में आपका हो सकता है। बेसिकली ये जो नाम है आपका वो लिया गया है फ्रॉम प्रॉस्पर मेनियरी, जो कि फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने इसको 1861 में इस डिजीज़ की पहचान की थी, उनके नाम पर डिजीज़ आपका दोस्तों दिया गया है। तो ये बहुत ही रेयर इनर ईयर का डिसऑर्डर है, और बेसिकली हमारे इनर ईयर में जब फ्लूइड बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है लैब्रिंथ में हमारे, उससे हमें दिक्कत होती है। इनफैक्ट जब वो बढ़ जाएगा ना तो हमें बैलेंस करने में, नॉर्मल चलने में भी और सुनने में भी। इससे याद आया, इश्क करके मूवी आई थी, उसमें एक व्यक्ति था जिस तो थोड़ा बड़े उम्र का, और वो उसको बोला कि जाके नीचे वाला तार काट लेना। वो ऊपर जाता है और होता क्या है कि वहाँ पर जो एक आप अजय देवगन होते हैं, वो काजोल को देखकर वो उस तार पे, उस जो रॉड कहते हैं उस पर चढ़ जाते हैं और चलने लगते हैं, ठीक है। उधर आमिर खान होते हैं, उनको बचाने के लिए वो भी चढ़ते हैं, और फिर वो फेमस जो डायलॉग है राम 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 वो होता है, और वो जो सामने वाला है वो चिल्ला रहा होता है, अरे क्या क्या कर रहा नीचे, जो उसे बोला होता है, और वो कहता है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन वो तब होता है जब कान से कम सुनते हो। तो इसमें भी हो सकता है क्योंकि कान में आपके फ्लूइड बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा उसको था,
इनको ये बीमारी थी, दैट इज़ द मेनियर डिजीज़। ठीक है, और यस और ये बेसिकली जो हीयरिंग सिग्नल्स होते हैं इनर ईयर और ब्रेन के, उसमें उसको उसके बीच जो एक वो सिग्नल है उसमें ये आपका प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इससे वर्टिगो होता है, इससे रिंगिंग द ईयर होती है, झंझनाना होता है जिसे हम कहते हैं टिनिटस, हियरिंग लॉस होता है, और हमेशा आपको लगता है कुछ कान में भरा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम रेयर नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है 40-60 के बीच, और एक ईयर में प्रॉब्लम होती है आपकी, और ये कभी भी हो सकता है, लेकिन 40-60 ईयर्स के बीच ही जनरली आपकी प्रॉब्लम ये हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे होमवर्क पर। टेरोसॉरस इंडिकस, डायनासोर ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम द मिडिल जुरासिक पीरियड, डिस्कवर हुआ है किस रीजन में? किंजल मिसाइल जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, किस कंट्री ने बनाई है? MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो है न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री का है? सतकोसा टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में था, किस स्टेट में पाया जाता है? इनके हमें आंसर दे दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। आखिरी में दोस्तों, अगर आपको सेशन ये पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। क्या पता आने वाले एग्जाम्स में, या फिर अगर आप एग्जाम नहीं भी देते हैं, क्या पता आपको ये एक बेहतर इंसान बना दे, एक समझदार इंसान बना दे, और एक जागरूक व्यक्ति बना दे। बस मेरा आपसे यही कहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। माय नेम इज कुश पांडे। आप देख रहे थे एक्सप्लेन बाय कुश पांडे, और ये था करंट अफेयर एक्सप्लेन। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट। बाय बाय।